हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है शैलेंद्र कुमार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसे हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलाने वाले हैं। ठीक है, आज इसकी बेसिक के बारे में हम आपको समझाएंगे, जो द्विघात समीकरण होता क्या है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। कुछ दिन से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी हमारे साथ, एक हमारे हाथ में चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से हमारे हाथ से लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब भी है, लेकिन कई दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा चोट की वजह से हो सकता है धीमे लिख पाएँ और धीमे धीमे पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक में बिल्कुल जाएँ तो चर राशि। चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स वाई जेड और भी हो सकती हैं, ये सब क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? ठीक है, ये ऐसा समीकरण होता है जिसमें सिर्फ सिंगल चर राशि होती है। क्या समीकरण होता है जिसमें सिर्फ एक ही चर राशि होती है? सबसे पहली बात, अभी तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े थे पीछे चैप्टर में, दो चर वाले जिसमें दो चर थी, और रैखिक मतलब उसकी सबसे जिसमें उसमें और चर राशि की सबसे बड़ी घात एक थी, इसीलिए हम उसे रैखिक कह रहे थे। यहाँ क्या है, द्विघात समीकरण, तो इसके नाम से ही आपको इंडिकेट होगा द्विघात, ये दो घात होनी चाहिए। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात दो हो और एक चर राशि हो ओनली, तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसके राइट हैंड में जीरो होना आवश्यक है। ठीक है, जीरो होना आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मानक रूप, देखिए बेटा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी एक तरीके से हमसे वर्ग समीकरण का मानक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ a b c क्या होनी चाहिए आपकी वास्तविक संख्याएं, a b c क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं, और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। देखिए स्पष्ट मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया था, जो द्विघात समीकरण है उसमें सिंगल चर राशि होगी, तो सिंगल ही चर राशि है। यहाँ भी देखिए x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, दोनों जगह x ही तो आ रहा है, y तो नहीं आ रहा ना। अगर y आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ भी y आएगा, अगर यहाँ z आएगा तो फिर यहाँ भी z आएगा, मतलब सिंगल चर राशि आएगी। ठीक है, दूसरा चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होगी, तो चर राशि की देखो सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 होगी, x की पावर 0। तो सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो चर राशि सिंगल होनी चाहिए, फिर उस चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए, और x² x और x की पावर 0 के जो गुणांक हैं यानी a b c वो कैसे होनी चाहिए? आपकी वास्तविक संख्याएँ होनी चाहिए। और जो x² का गुणांक है a, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू, जो x² का गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब ये पहला पद ये वाला टर्म 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण कहाँ बनेगा? फिर तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा ना, सबसे बड़ी पावर 1 हो जाएगी और ये पार्ट 0 हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कह सकते इसे हम, फिर तो इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्योंकि द्विघात हम किसकी वजह से कह रहे हैं? चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इस वजह से द्विघात कह रहे हैं, और वही 0 बन जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण कहाँ रहेगा? इसीलिए जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, b का 0 चलेगा, c का 0 चलेगा,
बट एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स का गुणांक 0 हो चलेगा, अचर पद 0 हो चलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, स्पष्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो जहाँ ए बी सी क्या आपके रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और राइट हैंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस तरीके का होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर राशि आ रही है और उसकी भी सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 भी नहीं है। इस तरीके से अब देखिए यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, तो वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, आप चाहो तो या तो एक्स लिख दो, या वाई लिख दो, या जेड लिख दो, या टी लिख दो, या पी लिख दो, कुछ भी लिख दो। वेरिएबल चेंज आप पढ़ सकते हैं, बट दोनों जगह वेरिएबल सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, और सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं 9z² माइनस के जेड प्लस के 3, इस तरीके से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने को तो कितने भी बना लो, तो मेरा आपको समझाने का बस मकसद था कि इस तरीके से ये एक द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, चर राशि सिंगल होनी चाहिए, और चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ए बी सी क्या होना चाहिए, आपके वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरीके से ये आपके हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इसका यूज़ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी लाइफ में। यूज़ देखिए, यूज़ बहुत जगह है। जैसे मान लीजिए हमसे ये कह दिया कि एक हमारे पास प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, या 5 मीटर अधिक है, या 5 फीट अधिक है, कुछ भी कह सकता है। एक प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 15 फीट अधिक है, हमने ये कह दिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 15 फीट अधिक है, तो उसका एरिया बताइए आप प्लॉट का कितना होगा। तो फिर ऐसा करने के लिए यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वो भी सिंगल वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और सॉल्व करके उसके फैक्टर करके एक्स के मान निकाल लेंगे, और वो उसकी लेंथ और ब्रेथ होंगी, ठीक है। और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा, सही है। अगर कोई आयताकार खेत दे सकता है, आयताकार प्लॉट दे सकता है, आयताकार कुछ भी एरिया आपको दे सकता है, कोई शीट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में कुछ रिलेशन दे देगा, वो आपको कुछ शर्त दे देगा कि लंबाई चौड़ाई से 15 अधिक है, कि लंबाई चौड़ाई के 2 से 3 अधिक है, कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कि 6 अधिक है, कि 5 कम है, कि 13 कम है, 17 कम, कुछ भी कम बढ़ती कह सकता है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर ये एक समस्या दी होगी, इस समस्या को सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम फैक्टराइज करेंगे, उसको हम फैक्टराइज करने पर हमें एक्स की जो वैल्यूज़ प्राप्त होंगी वो इसकी लेंथ और ब्रेथ होंगी, और उनका मल्टीप्लाई करके उसका हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ सवाल किस तरीके के होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कहेंगे, चेक कराएंगे कि क्या ये समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो, ये आपको पूछेंगे। तो कुछ इक्वेशंस तो आपको हो सकता है जो बुक में दी हैं, क्वेश्चंस दे रखे हों, वो आप देखते ही बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है, ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिन्हें हम देखकर नहीं बता सकते, देखने में हमें कुछ और लगेगा, बट अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और प्राप्त होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम देखते ही बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, और कुछ क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा लास्ट तक, और सॉल्व करके फाइनली जब हम जवाब दे पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखना। तो ये द्विघात समीकरण का थोड़ा सा बेसिक था, जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया। एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, कैसे सवाल इसको आपको मिलने वाले हैं। इसमें ये पूछेंगे कि जांच करनी है आप कि ये x+2 दे दिया और x-4 दे दिया बराबर 0। अब कहेंगे क्या ये द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात हम कैसे बता पाएंगे, द्विघात नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि उसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ 2 तो है नहीं, 1 है। तो अब इसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि ये द्विघात है। तो यहाँ सॉल्व हमको करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट्स का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
देखिए सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करिए x के साथ, फिर x का 4 के साथ, नहीं से x का दोनों के साथ हो गया, फिर इस 2 का कीजिए इसी प्रकार। तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का करेंगे -4 में -4x, 2 का करेंगे x में 2x और +2 का -4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और बराबर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब -4x से +2x गए, कितना बचा -2x बचा और यहाँ -8 बराबर 0। अब इसको हमने सॉल्व किया। अब आप देखिए और बताइए क्या ये द्विघात बहु समीकरण है जो सॉल्व होकर आया है? तो ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही चर राशि आ रही है और सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है एक्स स्क्वायर, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 आ रही है और जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो 0 नहीं है 1 है, 1 तो माना जाएगा ना। तो ऐसा होने पर और इसके जो गुणांक है वो वास्तविक संख्याएं भी हैं और राइट हैंड में 0 भी है, तो फिर द्विघात बहु समीकरण है। सारी शर्तें तो पूरी हो रही हैं इसके अंदर, जो भी हमने कंडीशंस बताई थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, वो सारी कंडीशंस के अंदर अवेलेबल हैं, सारी शर्तें अप्लाई हो तो रही हैं, तो फिर है ये द्विघात बहुपद समीकरण। ओके, इस तरीके से। और कुछ वो भी ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व करें और ना भी आए, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x - 4x +1 बराबर 2x x - 3। अब ये बताना है ये द्विघात बहुपद समीकरण है या नहीं है। तो वही देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो शायद पता नहीं क्या मिले। x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे 1, नहीं x का करेंगे 1 में तो x, -4 का x में करेंगे -4x और -4 बन जाए -4 बराबर 2x का अंदर करेंगे 2x स्क्वायर, 2 का 2 और x का x में x स्क्वायर और 2 का करेंगे 3 में 6 और x का x। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कराएं, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो अभी ये सॉल्व तो नहीं हुआ, इसको एक साइड में ले लीजिए, यानी ये एक्स स्क्वायर तो है, -4x से एक एक्स गया -3x -4 बराबर यहाँ 2x स्क्वायर -6x। अब देखिए आप इनको ना IHS में लेकर जाइए, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है और -6x है, जब ये तीनों चीज़ें IHS में जाएंगी, ये जाएगा IHS में एक्स स्क्वायर, तो -x स्क्वायर, 3x जाएगा +3x और -4 जाएगा +4 बराबर 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जैसे ही हम करेंगे तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो आपका x स्क्वायर बचा सिर्फ सिंगल, 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा और -6x में से 3x गया तो आपका बचा -3x। ठीक है, -3x। उसके बाद आपका बचता है यहाँ पे +4 बराबर 0। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व किया और देखा सिंगल वेरिएबल और सबसे बड़ी पावर 2 द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सॉल्व कीजिए, इसको इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का -5 में -5x, -1 का x में -x, माइनस प्लस के 5, एक्स का x में एक्स स्क्वायर, एक्स का -3 में -3x, 4 का x में 4x और 4 का -3 में 4 3 -12। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5 और x और -x माइनस के 6x और +5, यहाँ एक्स स्क्वायर -3x और प्लस का 4x, तो 1x बचा पॉजिटिव -12। अब देखिए जब बराबर में दोनों प्लस की संख्या होती है तो वो कट जाती हैं, ये तो पता है ना आपको। या फिर आप ऐसा कीजिए, या तो इनको आप उधर ले जाओ या इनको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर है -6x है +5 है, इसको इधर ले आइए, तो -x स्क्वायर -x माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 12, और ये इधर आ गया माइनस का हो गया, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। और -x स्क्वायर से +x कट गया, -6x में से 1x गया, माइनस के 7x हो गया ये आपका, भाई -6x और माइनस का 1x छुड़ गई 7x और 5 और 5 आपके हो गया 17 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमने देखा इसको सॉल्व करने पर, तो जो हमारी वैल्यू आई, जो सॉल्व होकर आंसर आया हमारा,
उसमें सिंगल वेरिएबल तो है बट सबसे बड़ी पावर जो है 2 नहीं है, और यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है, 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका था और ये आपका था, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। तो ये तो था आपका इस चैप्टर का बेसिक। चैप्टर अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक को अच्छे से समझ लेना। ठीक है।